बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या यूपी चुनाव में कोरोना है कोई मुद्दा? जैसे वो हमारे सामने तड़प तड़प मरे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी हवा में तैर रहे हैं कई मुद्दे, लेकिन क्या कोरोना से हुई मौत बनेगी चुनावी मुद्दा? क्या है उनका कहना जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को है खोया? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना से अपनों को खोने वालों की सरकार से क्या है उम्मीदें, बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच किशोरों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण। अब तक 12 लाख किशोरों ने कराया रजिस्ट्रेशन। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33,750 नए मामले। बीते 2 दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन के 84% मामले। इजराइल में वैक्सीन के चौथे डोज की शुरुआत। इजराइल सरकार को उम्मीद, ओमिक्रॉन की वजह से देश में बन सकती है हर्ड इम्यूनिटी। पूरे यूरोप में बढ़ते संक्रमण के बीच बढ़ रहा है पाबंदियों का दायरा। कहीं लोग कर रहे हैं पाबंदियों का विरोध, तो कहीं बच्चों के स्कूल खोलने पर चर्चा। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के इस्तीफे से देश में गहराया राजनीतिक संकट। अब्दुल्ला हमदोक ने दी चेतावनी, देश में सही मायने में नहीं आया लोकतंत्र तो सूडान में बन सकती है आपदा की स्थिति। विपक्ष का आरोप, अब्दुल्ला हमदोक राजनीतिक आम सहमति बनाने में हुए नाकाम। तुर्की में सालाना महंगाई दर ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। कीमतों में हुआ 36% से ज्यादा इजाफा। खाने और घरेलू सामान की कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ी। महंगाई की वजह से राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की सरकार निशाने पर। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट फिक्र बढ़ा रहा है। नए एहतियात, नए उपाय और नई पाबंदियों की तैयारियां हो रही हैं, तो नई चिंता के साथ नए साल का आगाज भी हुआ। एक तरफ भारत में किशोरों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ने से फिक्र हो रही है। पर चुनाव में क्या कोरोना की सिर्फ चर्चा होती है या ये मुद्दा भी बनता है? इन सब की चर्चा आज कवर स्टोरी में। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 33,750 नए मामले सामने आए हैं। इनमें ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में आए कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में 84% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। मुंबई में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। बढ़ते संक्रमण के बीच वहां 1 से 9वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ देश भर में 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सरकारी टीका केंद्रों में किशोरों के अभिभावकों से बात की बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता थी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। हालांकि 12th में है तो उस हिसाब से भेजने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भेजना पड़ता था। अब मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं रहेगी। बेटे की है 16 ईयर्स। और भी छोटे बच्चे हैं घर में? नहीं, एक बड़ा बेटा और है। तो हम सबको वैक्सीन लग चुकी है। अब इसी का नंबर था, इसके लिए चिंता तो होती है बच्चों के लिए, और आजकल ओमिक्रॉन और नए नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। स्कूल ढूंढने में दिक्कत हुई थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बढ़ते संक्रमण के बीच चुनावी मौसम भी चिंता बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। लखनऊ से सटे इमलिया गांव की सीमा यादव ने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खोया। उनके मुताबिक कोरोना चुनाव में कोई मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के इमलिया गांव से गुरप्रीत सैनी और देबलिन रॉय की रिपोर्ट। हम उनको इतना तड़पते हुआ देखा है कि वो सांस लेने में इतनी दिक्कत उनको हो रही थी कि हमें क्या बताएं आपको, कैसे वो हमारे सामने तड़प तड़प मरे हैं। कुछ हम नहीं कर पाए उनके लिए। कोरोना की दूसरी लहर ने सीमा यादव के परिवार को उजाड़ दिया। महज 15 दिन में उन्होंने पति समेत परिवार के 8 सदस्यों को खोया। उनका गांव इमलिया लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर है। उनका दावा है कि पति ने ऑक्सीजन की कमी के चलते तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
वो खुद बोल रहे थे, डॉक्टर्स के हाथ जोड़े कह रहे थे, डॉक्टर हमको बचा लीजिए, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुद जोड़ रहे थे डॉक्टर के आगे हाथ के, हमको डॉक्टर साहब बचा लीजिए। एक सिलेंडर में 8-9 लोगों की पतली सी पाइप से लगी थी। बोल तो यही रहे थे कि ये भी मिल रही है और ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो सिलेंडर ख़त्म होंगे तो मिल भी नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन की इतनी दिक्कतें थी कि 2:30 बजे ख़त्म हो गई थी, तो 2:30 बजे वो 15-20 मिनट ऐसे तड़प रहे थे कि हमने इनको इतना सीने से इतना दाब के उनको तब जाके ऑक्सीजन मिली थी उनको रात में, जिसे 24 रात में। इतनी समय कहीं खरीदने पे भी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मेरे घर में खुद भाई लोग सब लिए पैसे घूम रहे थे कि कहीं पे सिलेंडर मिल जाए तो इन लोग को हम बचा लेंगे, लेकिन कहीं सिलेंडर नहीं मिले। जब डॉक्टर ने पता नहीं इंजेक्शन लगाया, जैसे लगाया नहीं, जैसे दवाई वो चढ़ भी नहीं पाई, वो तुरंत ख़त्म हो गई वहीं। हालांकि यूपी सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात से इनकार करती रही है। 16 दिसंबर को विधान परिषद में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दावा किया था कि यूपी में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत सूचित नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी का 2020 से ही दावा रहा है कि यूपी सरकार कोविड से कारगर तरीके से निपट रही है और उनके पास पूरी योजना है। हम लोगों ने अलग अलग विभागों को ये जिम्मेदारी दी है कि वे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना आने पाए, इस पर विशेष ध्यान उनका होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार की और देश की कोविड-19 के खिलाफ वर्तमान की इस लड़ाई में प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक प्रदेशवासी सहभागी बनेगा। लेकिन उस भयावह वक्त को याद करके आज भी सीमा के आंसू नहीं थमते। 15 दिन में क्या, बड़ी वाली बहन जो है वो 22 को ख़त्म हुई, इनके जी, और उनके पापा और वो सास मेरी एक ही दिन में 25 को दोनों लोग ख़त्म हुए। इसके बाद 27 को एक बहन ख़त्म हुई, फिर 28 को एक भैया ख़त्म हुए, फिर एक तारीख को ख़त्म हुए, फिर लास्ट डेट 15 को हुई। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए और लोग परेशान रहे। अब कोई नहीं है, इनके लोग बड़े पापा लोग हैं तो वो अपनी अपनी फैमिली देखते हैं। मेरा क्या, हम 2 बच्चे, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ही उनको फीस और जो ज़रूरत पड़ती है उन्हीं का हम ही करते हैं। इनके पापा को जो LIC का पैसा था वही जो है आया था मेरे अकाउंट में, तो वैसे से बच्चों की फीस, वैसे से घर का खर्चा मेरा चल रहा है। जो भी है खेती से है, खेती का सहारा बस, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी में जो कुछ होना था हो गया। अब बच्चों को हम सोच रहे हैं कहीं से कहीं इनको हम पढ़ाई इनकी नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये अगर पढ़ाई इनकी रुक गई तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 15 दिन तक तो नींद नहीं है। ये बच्चे ही ने हमको ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया, सब डांट के, और सब बहुत रोते थे, ये भी बहुत परेशान थे अपने पापा के बिना। सभी प्रॉब्लम रहती, किस चीज़ की नहीं दिक्कत रहे। एक अगर घर में इंसान नहीं होता तो कितनी दिक्कतें होती है। ये है कि हम सबसे कह के अपने भाई को बुला लेते हैं, उन्हीं से सबसे कह के अपना काम करवा लेते हैं। और यहाँ परिवार में दादा लोग, चाचा लोग इनके आते हैं, उनको कोई ज़रूरत अगर होती है उनसे कह देते हैं। यूपी में कुछ वक्त में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सीमा यादव निराश हैं। उन्हें लगता है कि उन जैसे लोगों को तबाह करने वाला कोरोना इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता नहीं दिख रहा। और हालात ऐसे हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है, तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमाम देशों की सरकारें हर तरह के एहतियात पर विचार कर रही हैं। एक और जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई देशों में स्कूल खोलने का दबाव बढ़ रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े। इंग्लैंड में सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दोबारा क्लास में आने से पहले कोविड टेस्ट कराना होगा, क्लासरूम में मास्क लगाना होगा, और फ्रांस में 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर आज से मास्क लगाना होगा। वहीं इसराइल में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बढ़ते ओमिक्रॉन की वजह से देश में 3 हफ्तों में हर्ड इम्यूनिटी बन सकती है, और प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर का चौथा शॉट लगाया जाएगा। बढ़ते संक्रमण के बीच नीदरलैंड में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और नीदरलैंड में क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस बारे में हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
तो बीबीसी दुनिया में बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, पाबंदियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उसका विरोध भी बढ़ रहा है। नेदरलैंड्स में पिछले साल दिसंबर से ही लॉकडाउन लगा है। ऐसे में इसका विरोध हो रहा है। एक दिन पहले एम्स्टर्डम में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कम से कम 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीदरलैंड्स में नए साल में लॉकडाउन के खिलाफ ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। लोगों ने बैरिकेड्स को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें 4 पुलिस अधिकारी और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लोग इस बात से खासे नाराज हुए कि सरकार ने क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही तमाम तरह की पाबंदियां क्यों लगाईं। हालांकि सरकार की मंशा थी कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए ताकि अस्पतालों पर दबाव न बढ़े, लेकिन हजारों लोगों ने इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई और उन्होंने वही किया जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। नीदरलैंड्स में 85% से अधिक वयस्कों को दोनों टीके लग चुके हैं, लेकिन क्रिसमस के बाद संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बावजूद अस्पताल में लोगों के भर्ती होने के मामले कम हुए हैं। नीदरलैंड्स में धीमी शुरुआत के बाद बूस्टर प्रोग्राम भी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन कम से कम 14 जनवरी तक बना रहेगा। लॉकडाउन कब खत्म करना है उसका फैसला इस हफ्ते हो सकता है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह और कई अन्य समूहों ने सरकार से अपील की है कि तय समय के मुताबिक 10 जनवरी से स्कूलों को खुलने दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। नए साल की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन लगता है कि लोगों की दिक्कतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। और अब बात काजल की, जिसे एक तरफा प्यार का खामियाजा भुगतना पड़ा। 6 साल पहले कॉलेज में एक लड़के ने उन पर तेजाब फेंक दिया। काजल की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब वो एक आंख से देख सकती हैं, पर उनके सपने जिंदा हैं। वो IAS बनना चाहती हैं। देखिए भार्गव पारीक और प्रीति गराला की रिपोर्ट। वो मुझसे एक तरफा प्यार करता था। उसने मुझसे रिश्ता बनाने को कहा। मैंने मना किया तो उसने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। मैं जब घर से बाहर काम के लिए जाती हूँ या घर के बाहर बैठती हूँ तो बच्चे मुझसे डरते हैं। वो मेरे पास नहीं आते। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेले में अक्सर रोती हूँ। गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली काजल एक आम जिंदगी जी रही थीं, लेकिन तेजाब के उस हमले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 12वां धोरण में कॉमर्स में मेरे 12वीं में 60% नंबर आए थे। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद एक लड़के ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे बचाने आगे आए। उन्होंने मेरे चेहरे पर दूध डालकर उसे साफ करने की कोशिश की, जिसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। काम કરી દઉં પછી ત્યાં સાંજે પછી ત્યાં મને અમદાવાદ સિવિલમાં લઈ ગયા था। एसिड अटैक में काजल की दोनों आंखें बुरी तरह झुलस चुकी थीं। 6 साल और 27 ऑपरेशन के बाद उनकी एक आंख की रोशनी लौट आई है। 3 વર્ષ સુધી હું જોઈ નથી શકતી। मैं 3 साल तक देख नहीं पाई थी, लेकिन अच्छे इलाज और डॉक्टरों की मेहनत की बदौलत आज मैं दोबारा देख सकती हूँ। અત્યારે મને એક આંખમાં જ્યોતિ થઈ ગયું ને એટલું સારું કર્યું છે। काजल के पिता एक ऑटो चालक हैं और माँ खेतीहर मजदूर हैं। 5 वर्ष बीते 5 साल हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा। उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। जब भी डॉक्टर ऑपरेशन की बात करते थे हम डर जाते थे। एक ऑपरेशन में हमें 15 से 20 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। पीछे घर पर क्या हो रहा होता था हमें पता ही नहीं होता था। रोजी रोटी पण बंद थी जाए साहब। मुझे बेटी के इलाज के लिए अपने सारे गहने बेचने पड़े। अभी तक हम 10-11 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। अब भी इलाज जारी है। पता नहीं ये कब तक चलेगा। तो बाकी काजल पहले पुलिस अफसर बनना चाहती थीं, लेकिन अब IAS बनने की तमन्ना रखती हैं। मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ ताकि वो एसिड अटैक से खुद की रक्षा कर पाएं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। એવો કિસ્સો સાંભળવા જ ના મળે। और काजल अब अपने जैसी कई लड़कियों को सपनों की राह दिखा रही हैं। और एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको टकीला मछली से जो लुप्त हो गई थी। इस मछली से मुलाकात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एक मछली जिसकी प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया गया था, पर अब उसे नई जिंदगी मिल गई है। मेक्सिको में संरक्षण के काम में लगे माहिरों ने इस प्रजाति को फिर से एक नई जिंदगी दी है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मछली की इस प्रजाति के बारे में बहुत कम जानकारी है, पर इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। टेकीला मछली एक छोटी फ्रेश वाटर मछली है जो मेक्सिको की नदियों और झीलों में रहती है। माना जा रहा था कि ये लुप्त हो गई है। ये बहुत ही छोटी होती हैं, चांदी के रंग जैसी। कभी कभी इनमें रंग दिखाई देते हैं, लेकिन इनके संरक्षण को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में विशेषज्ञों की मदद से मेक्सिको के वैज्ञानिक लुप्त मानी जा रही इस प्रजाति को वापस ले आए हैं। टीम ने कहा है कि ये मछलियां अब प्रजनन करने लगी हैं और आबादी बढ़ रही है। ये मछलियां अब ठीक हैं। 1500 की गिनती से उन्होंने शुरू किया और अब ये संख्या हजारों में चली गई है। हमने देखा है कि ये प्रजाति अब धीरे धीरे नदियों में पाई जा रही है और हम यही चाहते थे। ये अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी प्रजातियां इसी तरह दिखाई देंगी। दुनिया में करीब 10 लाख प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा है और इनमें से 1/3 ऐसी स्पीशीज हैं जो फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं और लुप्त हो रही हैं। साफ सुथरी नदियों और झीलों के अभाव का असर हमारे खाने और पीने की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। यहाँ मेक्सिको में स्थानीय समुदाय को ट्रेनिंग दी गई और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वो नदियों की निगरानी कर रहे हैं ताकि नदियाँ साफ रहें, लोगों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी। स्थानीय लोगों की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। संरक्षण के इस काम में स्थानीय लोगों की अहम भूमिका है। संरक्षण के लिहाज से ये एक सफल प्रयोग है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरी प्रजातियों के लिए भी इस प्रयोग को अमल में लाया जा सकेगा। टेकीला मछली को बचाने का सफल प्रयोग उम्मीद जगाता है कि ऐसी कई छोटी प्रजातियों को भी बचाया जा सकेगा जिन पर लुप्त होने का खतरा है। ये एक सुखद संकेत है कि लोगों की मदद से कुदरत अपने पुराने रंग में लौट सकती है। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @BBC Sarika। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।